हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। साथ ही हम स्टडी करेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। देखिए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी प्लेन सरफेस को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, इसका जो मेजरमेंट है उसे उस ऑब्जेक्ट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया नॉर्मली। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे गए किसी भी एरिया से नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, फिर हम उन्हें काउंट कैसे करेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स की ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी एरिया से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए, अगर किसी भी एरिया से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उस एरिया से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उस एरिया के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं कि अगर इस एरिया का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और अगर इस एरिया का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि इस एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस एरिया के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी एरिया की डायरेक्शन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, जिसे हमने यहाँ पे एन कैप के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मान लेते हैं कि इस एरिया वेक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस एंगल थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ हो तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगा। यानी कि इस कंडीशन में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। अब यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं कि जब इस एरिया का प्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो इस एरिया से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो पाएंगी, यानी कि इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर इस एरिया का प्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो उस सिचुएशन में इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। और इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि इस एरिया से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मिनिमम होंगी, यानी कि 0 होंगी। और अगर इस एरिया से अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो पाएगी तो उस सिचुएशन में इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। अब हम जानते हैं कि जो cos थीटा होता है उसकी वैल्यू 0 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम होती है और 90 डिग्री एंगल पे मिनिमम यानी कि 0 होती है। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यानी कि किसी भी एरिया से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम लिख सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अब अगर हम इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एस कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है। ऐसा यूनिट्स के अंदर इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। यानी कि इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है फाई इक्वल्स टू बी एस कॉस थीटा, जिसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है बी डॉट एस। तो यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं कि अगर हमें किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया और उससे पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है और साथ ही उस प्लेन सरफेस के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा पता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इजीली उस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर प्लेन सरफेस की बजाय कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म शेप का हो तो हम उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म शेप का हो तो हमें उसकी सरफेस के ऊपर एक छोटा एरिया एलिमेंट ds कंसिडर करना होगा। फिर उस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा b डॉट ds। और अगर हमें उस नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट की पूरी सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी कि किसी भी नॉन यूनिफॉर्म सरफेस से पास होने वाला जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला होगा फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन b डॉट डी एस। यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर ये जो सर्कल का सिंबल हमने लगाया है इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया है वो किसी क्लोज सरफेस के लिए कैलकुलेट किया है। यहाँ पे हमको याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कब हमें पॉजिटिव और कब हमें नेगेटिव कंसिडर करना है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट की लेफ्ट सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है और जो राइट सरफेस है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट की लेफ्ट सरफेस के ऊपर अगर हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds कंसिडर करें तो यहाँ पे इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब अगर हम इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी एस, जिसे हम बी डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इंटर करेगा उस साइड में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इंटर करने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यानी कि जो इंटर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। अब इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट की राइट सरफेस के ऊपर जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है अगर हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds कंसिडर करें तो यहाँ पे इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री से छोटा रहेगा। और हम जानते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हो तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की राइट सरफेस से बाहर निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड फ्लक्स यानी कि आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे सिंपली हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने वाला यानी कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट में इंटर करने वाला यानी कि जो इनवर्ड फ्लक्स है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो गाइज इस वीडियो में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिटेल में स्टडी किया। किसी भी प्लेन सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होता है b डॉट एस या फिर बी एस कॉस थीटा, और अगर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म हो तो उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन b डॉट डी एस। साथ ही हमको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने वाला फ्लक्स यानी कि जो आउटसाइड फ्लक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और किसी भी ऑब्जेक्ट में इंटर करने वाला फ्लक्स यानी कि जो इनसाइड फ्लक्स होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।